दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम पर। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। 26 जून 1975 को संविधान की आत्मा का गला घोटा गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का बयान। न्यायमूर्ति शेखर यादव के महाभियोग में देरी पर कपिल सिब्बल का आरोप। 3 महीने बीत गए, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं। नमा मेट्रो किराए वृद्धि पर तेजस्वी सूर्या का विरोध। 1 लाख यात्रियों की कमी, रिपोर्ट अभी तक छुपाई जा रही है। और अब खबरें विस्तार के साथ। आपातकाल की बरसी पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की 26 जून 1975 को संविधान की आत्मा का गला घोटा गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 1975 में लगे आपातकाल को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला अध्याय बताया। शेखावत ने कहा कि 26 जून 1975 को देश में आपातकाल थोपकर संविधान की आत्मा का गला घोटा गया। 25 और 26 जून की दरमियानी रात को अचानक आपातकाल घोषित किया गया और सभी मौलिक अधिकारों को कुचल दिया गया। देश को चुप करा दिया गया। संविधान की आत्मा का गला घोटते हुए देश में 26 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया गया। 25-26 की उस मध्य रात्रि को एकाएक देश में आपातकाल लागू करके देश में सारे मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया, गला घोट दिया गया। और इस तरह से संविधान की हत्या उस दिन हुई। जिस संविधान को हमने लाखों बलिदानों के बाद में हासिल किया था, अंगीकार किया था, वो संविधान उस दिन अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा और सत्ता लोलुपता की भेंट चढ़ा दिया गया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में प्रेस के सारे आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले, प्रेस के गला घोटने की बात करने वालों की सरकार ने सारे प्रिंट मीडिया के, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिए गए। प्रेस में लिखना, सरकार के खिलाफ लिखना और देश की हकीकत को बयान करने के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। घोषित प्रतिबंध और अघोषित प्रतिबंध दोनों तरह के लगाए गए। मीडिया से लेकर के सामाजिक नेताओं से लेकर के पॉलिटिकल लीडर्स तक विरोध में उठने वाली हर आवाज को जेल की सीखचों के पीछे डाल दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेलों में ठूस दिया गया। न केवल जर्नलिज्म पर, न केवल अपोजिशन पर इस तरह का अत्याचार दुर्व्यवहार हुआ, अपितु न्यायपालिका का भी गला घोटने का काम उस समय की सरकार ने किया। जबलपुर के एडीएम ने जिस केस में फैसला दिया था कि मौलिक अधिकारों का जो है हनन नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर जो है हमारे मूलभूत अधिकारों पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, केस सुप्रीम कोर्ट तक गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी न्यायपालिका पर सरकार का इतना बड़ा दबाव था कि जस्टिस खन्ना के अतिरिक्त बाकी 5 जजेस की संवैधानिक पीठ की बेंच ने, 4 जजेस ने सरकार के दबाव में ये फैसला किया कि इमरजेंसी के समय कोई अधिकार किसी के पास नहीं है, सरकार सर्वे सर्वा वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन लोकतंत्र के सेनानियों ने देश के इस अर्जित लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। लाखों लोगों के जेल में ठूस दिए जाने के बाद में भी देश भर में इसे लेकर के आंदोलन हुए और उन आंदोलनों के कारण से जब सारे विपक्ष ने एक राय होकर के आंदोलन किया, आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा। और 21 महीने बाद में जब 1977 में चुनाव हुआ, उस चुनाव के साथ में ही देश के मतदाताओं ने ऐतिहासिक फैसला किया। ऐसी सरकार जिसने अत्याचार किए थे, ऐसी सरकार जिसने करोड़ों लोगों की जबरन नसबंदी की थी। कल्पना करके देखिए कि 16 साल के बच्चे से लेकर के 82-83 साल के बुजुर्ग तक की जबरन पकड़ करके नसबंदी कर दी गई थी। अपने टारगेट्स को पूरा करने के लिए इस तरह का तांडव किया गया था। और अब अगली खबर। न्यायमूर्ति शेखर यादव के महाभियोग में देरी पर कपिल सिब्बल का सवाल। 3 महीने बीत गए, अब तक कार्रवाई क्यों नहीं।
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में हो रही देरी को लेकर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि ये मामला 13 दिसंबर 2024 को राज्यसभा में नोटिस के रूप में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कपिल सिब्बल ने कहा कि लोगों को कम बोलना चाहिए और सोच समझकर बोलना चाहिए। मैंने राज्यसभा अध्यक्ष के कक्ष में जाकर ये प्रस्ताव सौंपा था और महासचिव ने उसे प्राप्त भी किया। किरेन रिजिजू का बयान मैंने देखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को पहले दिन ही आगे बढ़ाया जाएगा और 3 महीने में न्यायाधीश जांच अधिनियम के तहत कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। लेकिन 3 महीने बीत जाने के बावजूद शेखर यादव के मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। जो भी बोलता है उसको सोच समझ से बोलना चाहिए और कम बोलना चाहिए। आजकल लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं और ज़्यादा सोच समझ से नहीं बोलते। खैर, वो अलग बात है। आप डेट्स नोट कर लो, क्योंकि मैं जब बाहर था तो मुझे कहा गया कि मैंने जो दस्तावेज किए हैं उस नोटिस ऑफ मोशन पे, उसके बारे में ये जांच करना चाहते हैं और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। राज्यसभा जी ने, सेक्रेटेरिएट ने मुझसे पूछा और मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने इसकी कुछ जांच की। अब थोड़े डेट्स नोट कर लो। ये नोटिस ऑफ मोशन शेखर यादव के संदर्भ में 13 दिसंबर 2024 को हम लोगों ने मूव किया और उस समय हम चेयरमैन साहब के चेंबर में गए और सेक्रेटरी जनरल साहब आए, उसको रिसीव किया और डेट डाली 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर को उनको मिल गया। अब पीछे मैंने बयान पढ़ा रिजिजू जी का, कानून मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि ये जो यशवंत वर्मा की जो इम्पीचमेंट है, इसका मोशन हम पहले दिन ही लगाएंगे और 3 महीने में जजेस इंक्वायरी एक्ट का गठन करके इसको पारित करेंगे। ये कहा ना उन्होंने कि इसमें जल्दबाजी होनी चाहिए, इसमें कोई देरी नहीं होनी चाहिए, विलंब नहीं होना चाहिए। अब 13 दिसंबर को जब हमने शेखर यादव का मोशन दिया तो 3 महीने तो बीत चुके थे और ये कहते हैं कि इन्होंने हमें 7 मार्च को एक जो हमारी NIC की जो ईमेल है उसमें हमें मैसेज भेजा, उसके बाद 13 मार्च को भेजा, उसके बाद 1 मई को भेजा। क्योंकि आपको मालूम है कि 50 मेंबर राज्यसभा के एक बार दस्तावेज कर लें तो मोशन एडमिट होना चाहिए और रिजिजू जी को तो बड़ी जल्दी है, लेकिन शेखर यादव के केस में तो कोई जल्दी रही नहीं। खैर, फिर मैंने इन्वेस्टिगेट किया कि क्या उन्होंने मुझे भेजा, क्योंकि मैं तो खुद था वहाँ 13 दिसंबर को प्रेजेंट करने के लिए। तो ये तो नहीं हो सकता कि मैं खुद था, मैंने दस्तखत किए, हस्ताक्षर किए और ये कहते हैं मेरे हस्ताक्षर नहीं है। खैर, वो बात छोड़िए। तो मैंने जब अपनी ईमेल पे देखा तो 7 मार्च की मेरे पास तो कोई ईमेल है नहीं, 13 मार्च की ईमेल है। उसमें क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ। उसमें लिखा है कि काइंड अटेंशन इज इनवाइटेड टू द ईमेल डेटेड 7 मार्च, जो मुझे मिली नहीं, अटैचिंग देयर विद द लेटर फ्रॉम द सेक्रेटेरिएट रिगार्डिंग रिक्वेस्ट फॉर इंटरएक्शन विद द ऑनरेबल चेयरमैन राज्यसभा, along with duly authenticated copies of documentation mentioned in the undated notice of motion. Undated notice of motion वो तो 13 तो उन्होंने खुद रिसीव किया। तो इन्होंने कोई मेरे हस्ताक्षर की तो बात ही नहीं की। इन्होंने ये कहा ही नहीं कि मेरे दस्तखत नहीं है।
इन्होंने कहा कि आप इंटरएक्शन के लिए आ जाइए। किस चीज का इंटरएक्शन? फिर यही इन्होंने 1 मई को भेजी, यही चिट्ठी फिर 1 मई को भेजी और वही रिपीट किया कि आप इंटरएक्शन के लिए आइए। तो इन्होंने तो कुछ मुझे आज तक नहीं कहा कि मेरे दस्तखत नहीं है और मेरे दस्तावेज नहीं है। किस लिए मैं इंटरएक्शन के लिए आऊं? जो शेखर यादव का बयान था, जो उन्होंने स्पीच दी, वो तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की प्रेमिसेस में स्पीच दी और उन्होंने कोई इनकार भी नहीं किया कि ये मेरी स्पीच नहीं है। उन्होंने माना। उसकी ऑथेंटिकेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। एनी केस 44 दस्तखत तो एक्सेप्टेड हैं, ये खुद कहते हैं राज्यसभा सेक्रेटेरिएट के 44 दस्तखत तो एक्सेप्टेड है, ऑथेंटिकेशन तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो किस लिए मुझे बुला रहे थे? और दिसंबर से लेकर 1 मई तक यही चल रहा था। और रिजिजू जी कहते हैं कि 3 महीने में सब कुछ खत्म होना चाहिए। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। नमा मेट्रो किराए वृद्धि पर बोले भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की 1 लाख यात्रियों की कमी रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं की गई। नमा मेट्रो के किराए में भारी वृद्धि को लेकर भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या ने बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि किराया दोगुना करने से पहले एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर आधारित रिपोर्ट तैयार की गई, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई। सूर्या ने कहा कि मेट्रो और बसें आम जनता की सबसे अहम परिवहन सेवाएं हैं। BMRCL ने हाल ही में मेट्रो का किराया 100% तक बढ़ा दिया। इससे पहले एक समिति ने अंतर्राष्ट्रीय दौरा कर एक रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर मेट्रो का किराया 130% तक बढ़ा दिया गया था। Increase adoption of public transport. Metro and bus are 2 most important public transport means. However, the most important and critical yellow line that connects the residential heart of South Bengaluru with Electronic City is pending inaugurations, pending opening of operations from almost 4 years. In 2021, the operations were supposed to have been started. That was the scheduled date of operations. It is 2025 and even today we don't have clarity. On more than 12 occasions, BMRCL has given deadlines and has failed to meet it. Even today, when we pressed the BMRCL MD on committing a particular date, he is still non-committal about it because the state government is not putting its full force behind making these operations possible in the shortest period of time. Second, Metro recently increased the fares of BMRCL, the Metro fares, by 100%. And before doing so, a committee conducted an international tour and came up with a report. Based on this report, a 130% increase in metro fare was administered. Ever since the increase in metro fares, about 1 lakh dip in ridership is witnessed every day. We are asking, journalists have filed RTIs, public activists have filed RTIs. As MPs, we have written multiple letters to the BMRCL and the state government, asking them to make public the fare fixation committee report. And 3 months has taken place, they have not made it public yet. What are they trying to hide? Is this a document that has some national security implications, that some leakages from this will affect the country's national security or some deep technology transfer? What is it that they are trying to hide? We want the fare fixation committee report to be made public. This is a democracy. Metro runs on people's money. Metro officials are paid by people's money. As MPs, MLAs, as Deputy Chief Minister, our salaries come from public money. Is the public who use the metro, don't they have the basic right to know how and on what basis the metro fare were increased? These are the basic. और अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर बोले सांसद पप्पू यादव कि बिना CBI जांच ये मामला सुलझ नहीं सकता।
राजधानी पटना के गांधी मैदान इलाके में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इस मामले में सांसद पप्पू यादव ने सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करता हूं, इसके बिना ये केस सुलझ ही नहीं सकता। मैं आज राज्यपाल से मिलने जा रहा हूं और अपनी मांग उनके सामने रखूंगा। बड़े व्यवसायी की हत्या कर दी गई है क्या? तो हत्या में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? क्रिमिनल तुम्हारा नहीं, क्रिमिनल से तो कोई मतलब इस खेमका परिवार को है नहीं। कोई खेमका परिवार बालू और शराब माफिया तो है नहीं, जमीन माफिया तो है नहीं। खेमका के संपत्ति पर किसकी की दृष्टि है? खेमका के बेटे को 6 साल पहले किसने मारा? क्यों उस मैटर को दबा दिया गया? 6 साल पहले न्याय मिल गई होती थी, आज खेमका की हत्या नहीं होती। इसमें तो नेता, पदाधिकारी और अपराधी तीनों का नेक्सस है। भैया, जब आप पटना सुरक्षित नहीं, इस बिहार की बेटी बहन मां सुरक्षित नहीं, अपराध और अपराधी तो कोई मैटर बचा ही नहीं। समाज कहता है अपराधी और माफिया को टिकट दो। नेताओं का किचन और बेडरूम अपराधी बालू माफिया, शराब और जमीन माफिया से चलता है। हर पार्टी बालू शराब माफियाओं से अपनी मीटिंग करवाता है, भीड़ मंगवाता है। जाति के आधार पर अपराधी माफिया स्थापित हो जाते हैं। कहां से बचेगा खेमका जी? जब आप 4 किलोमीटर के मैरिन ड्राइव को और पटना को नहीं बचा सकते, तो आप किस चीज को बचा लेंगे? आपकी क्या इच्छा शक्ति है? आपकी नीयत सही नहीं। 2 घंटे के बाद पुलिस आती है। 1.5 किलोमीटर के रेडियस पे मुख्यमंत्री, गवर्नर साहब है। 200 मीटर पर थाना, एसपी, डीएम। 2.25 घंटे तक आपको पता नहीं। बारे बार अब विपक्ष को या सत्ता पक्ष को लगता है ये मुद्दा तो है नहीं, मुद्दा तो है जात, हिंदू मुसलमान। मैं इस मुद्दों को लेके बाप क्यों करूं? ये मुद्दा तो मेरा ही है, मेरा ही पैदा किया हुआ है, हम ही मरवा रहे हैं। इसीलिए मैं सीबीआई इंक्वायरी चाहता हूं। बिना सीबीआई इंक्वायरी के यह मामला नहीं सुलझ सकता। महा जंगल राज, यह महागुंडा राज क्या हो गया? महागुंडा राज आप बोलिए तो आपको मरवा देगा। इनके मंत्री संतरी धमकी देते हैं केस में फंसाने के, मरवाने के। पहले भी मरवा चुके हैं कितने नेता को इनके मंत्री। तो इसीलिए लड़ाई आर पार होगी। अपराध और अपराधी जब तक नहीं मिटेगा, ये लड़ाई जारी रहेगी सदन से सड़क तक। सरकार यदि सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेगी, आज मैं गवर्नर साहब से मिलने जा रहा हूं, सीबीआई इंक्वायरी का मांग कर रहा हूं। नहीं कि कल नरसंहार हो गया, 4 आदमी को मार दिया सीवान में। बक्सर के बाद पहला नरसंहार, 7 आदमी में 4 लोग मर गए। कई नरसंहार, कई पदाधिकारी, नेता, अपराधियों का नंगा नाच, महागुंडा राज। इंक्वायरी सीबीआई की नहीं देंगे तो हाईकोर्ट जाएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सेब उत्पादकों ने एमआईपी बढ़ाने के फैसले का किया स्वागत, लेकिन क्रियान्वयन को लेकर जताई चिंता। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों ने केंद्र सरकार द्वारा आयातित सेबों के लिए न्यूनतम आयात मूल्य को 50 प्रति किलो से बढ़ाकर 80 प्रति किलो किए जाने के निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि उन्होंने इस फैसले के जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चिंता भी जताई है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच के संयोजक हरीश चौहान ने कहा कि एमआईपी को 80 प्रति किलो करना भारत सरकार का स्वागत योग्य कदम है। अभी तक इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अगर ये फैसला लिया गया तो हम इसका समर्थन करते हैं। देखिए, ऐसा है कि एमआईपी बढ़ाना, 80 रुपए करना एक स्वागत योग्य कदम है भारत सरकार का। अभी तो हमें नोटिफिकेशन नहीं मिली है, और अगर ये ऐसा कदम उठाया गया है तो स्वागत योग्य है। लेकिन बड़ी बात है कि क्या उसको जमीन पे उतारा जाएगा? 2023-24 में 23 में भी जो है एमआईपी 50 रुपए किया गया भारत सरकार के द्वारा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो ईरान का सेब, अगर आप 23-24 का आंकड़ा देखेंगे, 23-24 में जो है ईरान का सेब 41 रुपए यहां पे लैंड किया भारत में।
भारत सरकार का आंकड़ा है। 58 रुपए जो है टर्की का सेब लैंड किया। तो अगर MIP जो है मिनिमम इंपोर्ट प्राइस पर केजी 50 रुपए उस वक्त जो इंप्लीमेंट होता जमीनी स्तर पे, तब जो है 85 या 90 रुपए सेब जो है भारत में लैंड करता। और आज भी वही बात है हमारी कहने की कि संयुक्त किसान मंच हिमाचल प्रदेश, हम भारत सरकार से ये बात कहते हैं कि आप इसको जमीनी स्तर पे उतारे। 2023-24 की तरह का जो आदेश हुआ है उसकी तरह ना हो, और अधिकारियों को, भारत सरकार के अधिकारियों को इसको जमीनी स्तर पे उतारना जो है सुनिश्चित करना पड़ेगा, तब जाके इसका फायदा होगा। एक नंबर 2, जो अभी 9 तारीख को ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो जो है उसको हम सारी जो उसमें एग्रीकल्चर इनपुट्स है, एग्रीकल्चर जितने हमारे उत्पाद है भारत के, उसके ऊपर जो है आयात शुल्क जो है उसको शून्य करने की बात हो रही है। और कई दिनों से ये चर्चा है, ट्रंप साहब अपनी बात कह रहे हैं, कई बार वो जो है अपनी बात कह चुके हैं, वक्तव्य दे चुके हैं। और भारत सरकार में नीति आयोग ने भी जो है, नीति आयोग ने जो उनका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है उनकी हर साल की, या उनके वर्किंग जो पेपर होता है, उस पे भारत सरकार से आग्रह किया कि सेब, अखरोट, जो आपका ये सोयाबीन है या व्हाइट चने जिसको छोले भी कहते हैं, उसके ऊपर जो है आयात शुल्क जो है बिल्कुल मिनिममाइज किया जाए, यानी कम से कम किया जाए। तो क्या हम हमारे लिए जो है हमारा सेक्रीफाइस किया जा रहा है ट्रंप के सामने कृषि उत्पादों का? और बड़ी बात यह है कि अगर वो आयात शुल्क शून्य कर दिया जाए तो जो हमारा MIP मिनिमम इंपोर्ट प्राइस है जो 80 रुपए है, उसका फायदा हमें नहीं मिलेगा। अगर उसका फायदा तब मिलेगा अगर 50% आयात शुल्क रहे और साथ में 80 रुपए पर केजी जो है MIP रहे, जमीनी स्तर पे उसको उतारा जाए, तब जाके 135-40 रुपए सेब जो है भारत में लैंड करेगा। ये बड़ी बात है। और साथ में बड़ी बात कि ये कहीं कवर अप करने के लिए तो नहीं है। जो अभी हमारे अधिकारी भारत सरकार के USA में जो नेगोशिएशंस कर रहे हैं, तो क्या ये जो 80 रुपए किया गया है MIP, कहीं ये कवर अप के लिए तो नहीं है? और आयात शुल्क जो है वो 9 तारीख को जो है वॉशिंगटन एप्पल पे जो है उसको शून्य कर दिया जाए, जो बात चल रही है अभी तक। ट्रंप साहब कह चुके हैं, नीति आयोग अपने वर्किंग पेपर पे कह चुके हैं। तो हमारा कहना यह है कि जो अभी 80 रुपए किया है इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसके एवज में आयात शुल्क जो है बिल्कुल भी नहीं घटाना चाहिए। बहुत सारी जितनी भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, हम पिछले कई सालों से जो है MIP की 100% की बात 100 रुपए की बात करते आ रहे हैं। चलिए 80 तो किया, वो भी स्वागत योग्य है, लेकिन जमीनी स्तर पे उतारना जरूरी है। 44 देशों से जो सेब आता है उसमें मैंने आपको एग्जांपल ईरान के सेब का, टर्की के सेब का दे दिया, तो कहीं वो 23-24 का जो आदेश था 23 का, उसकी तरह तो नहीं होगा, मेरा ये कहना है। तो कितनी आर्थिकी है हिमाचल प्रदेश में से? देखिए, हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिकी है वो लगभग 4,000 करोड़ से 6,000 करोड़ के बीच मानी जाती है, क्योंकि उसका आंकलन फसल के हिसाब से, मूल्य के हिसाब से किया जाता है। तो उसका हम टेंटेटिव जैसा जो मानते हैं वो 5,000 करोड़ की आर्थिकी मानते हैं। और जो बाहर से सेब यहाँ आयात होता है 44 देशों से, उसका लगभग आधा सेब यहाँ की प्रोडक्शन का जो है वो आयात होता है। और सीधा 3 जो राज्य है, हिमाचल है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, इसके सेब बागवानों को फर्क पड़ता है। और लगभग हमारा जो 20 लाख मीट्रिक टन का उत्पाद भारत में है, चाहे वो कश्मीर का है, हिमाचल का है, हिमाचल का तो 6 लाख से 8 लाख मीट्रिक टन है, लेकिन कश्मीर का हमारे से 2.5 गुना ज्यादा है, उत्तराखंड का अभी काफी कम है। तो तीनों राज्यों की लगभग हमारी 15 लाख फैमिलीज जो है उससे इफेक्टिव होती है। और साथ में जो है जो वॉशिंगटन एप्पल अगर यहाँ पे जो आता है, उसमें जो हमारा प्रीमियम सेब है, यानी किन्नौर का है, हिमाचल के हाइट्स का है, शिमला जिला का है, कुल्लू का, चंबा का हाइट्स का सेब है, वो मंडी का हाइट का है, वो सीधा इंपैक्ट होता है। और हमारा कहना है कि भारत सरकार से कि हमारा आयात शुल्क जो 100% की हम बात करते हैं उसको किया जाए। चलो हम मानते हैं कि भाई WTO के नॉर्म्स के हिसाब से जो है 50% से ऊपर नहीं जा सकता। तो जो आपका जैसे कि 2018 में जब अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम के ऊपर आयात शुल्क जो है लगाया था, तो हमारे 29 उत्पाद पे भारत सरकार ने लगाया था। उस वक्त भी जो है ट्रंप वहां पे जो है प्रेसिडेंट थे, भारत में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो क्यों नहीं उस तरह की आज भी इच्छा शक्ति जो है मोदी जी दिखाते हैं, और हम सेब बागवानों को क्यों नहीं बचाते? अगर ये आयात शुल्क 0 कर दिया जाए तो हमें MIP का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो नॉन टैरिफ बैरियर्स है ये कभी भी हटाए जा सकते हैं, इसको इंप्लीमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसका सीधा नुकसान होगा। और हमारे लिए अगर आयात शुल्क 0 कर दिया जाता है, आज एक देश का आयात शुल्क घटाया जाता है वॉशिंगटन का,
तो कल को 43 देश भी जो है वो आयात शुल्क घटाने के लिए बात करेंगे और हम किसानों बागवानों के लिए एक हिसाब से डेथ वारंट जैसा ये होगा भारत सरकार का, हमारा ये कहना है। इस बार कैसी है फसल और हम देखें मानसून ब्रीज पे हिमाचल प्रदेश में काफी जोरों से आ रखा है, तो क्या बागवान भी चिंतित है इस चीज से? देखिए फसल जो है वो दरमियाना है जैसे पिछले साल थी, यानी पिछले साल जो है जो सरकारी आंकड़ा है 2 करोड़ 9 लाख बॉक्सेस का था। इस बार भी 2.25 करोड़ या 2.5 करोड़ बॉक्सेस के आसपास जो फसल होने की उम्मीद है। लेकिन अभी बागवानों को जो ये अभी मौसम ने जो ये अभी रुख दिखाया है हिमाचल प्रदेश में, खासकर मंडी जिले में करसोग वाले क्षेत्र में जहां अभी सीजन चलने की शुरुआत हो रही है, टाइडमैन आना शुरू हो गया, अन्य सेब भी आने शुरू हो गए। कुल्लू में बड़ी जो ये दिक्कतें हो रही है, लगभग 450 के करीब सड़कें हमारी बंद है। उसने निश्चित रूप से किसानों बागवानों के माथे पे चिंता जो है वो चिंता की लकीरें पैदा कर दी है और हमें जो है बहुत ही डर सता रहा है कि हमारी फसल जो है कैसे मंडियों तक पहुंचेगी। भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, क्योंकि जैसे पिछली बार त्रासदी हुई और अभी आने वाले समय में जो हमारी बरसात है वो लंबा दौर है, उसके लिए सरकार को युद्ध स्तर पे अपनी तैयारियां कर देनी चाहिए। हम पहले भी इसकी मांग जो है सचिवालय की बैठक में और जिलाधीशों की बैठक में कर चुके हैं और बागवानों को बड़ी चिंता है कि हमारा सेब मंडियों तक कैसे पहुंचेगा। आपके माध्यम से हम सरकार से ये भी आग्रह करते कि इसमें जो है युद्ध स्तर पे जो है इसकी तैयारियां की जाए ताकि बागवान का एक भी सेब जो है वो वहां पे ना खराब हो, वहां पे ना सड़े, ये हमारा कहना है। और आइए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाप्रभु आज 9 दिवसीय उत्सव के बाद लौटेंगे अब घर, भक्त गिरजाशंकर सारंगी का बयान। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के बाद बहुड़ा यात्रा के अंतर्गत महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा देवी गुंडिचा मंदिर से अपने मूल निवास श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर प्रस्थान करेंगे। भक्त गिरजाशंकर सारंगी ने कहा कि महाप्रभु का जन्म यही गुंडिचा मंदिर में हुआ था। आज 9 दिनों के उल्लासपूर्ण उत्सव के बाद वे अपने घर लौट रहे हैं। यात्रा के दौरान महाप्रभु का रथ मौसी मां मंदिर पर रुकेगा, जहां उन्हें पोड़ा पीठा का भोग अर्पित किया जाएगा, जिसे बाद में भक्तों में प्रसाद रूप में वितरित किया जाएगा। गिरिजाशंकर सारंगी मेरा नाम है और आज आषाढ़ शुक्ल दशमी तिथि है। महाप्रभु आषाढ़ शुक्ल द्वितीया से रथ यात्रा करके इधर अपने खुद के घर, अपने जन्म वेदी, अपने गुंडिचा मंदिर आए हुए थे। इधर महाप्रभु ने खुद जन्म लिया था। युगों युगों कल्पों कल्पों पहले जब राजा इंद्रद्युम्न थे, इधर ही महाप्रभु अपने खुद दारू मूर्ति में प्रकट हुए थे। सहस्र अश्वमेध यज्ञ के बाद महाप्रभु वही चीज को, उनके जन्म वेदी को, अपनी मां को याद रखने के लिए आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन 4 सत्य कर दिए थे। कल सांध्य दर्शन हुआ था, सबको पता है क्यों होता है सांध्य दर्शन। उसी दिन महाप्रभु ने राजा इंद्रद्युम्न और रानी गुंडिचा, जो अपने पिताश्री और माताजी हैं, उनको वचन दे दिया था, सत्य कर दिया था कि हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को मैं अपने घर, आप ही के घर, अपने माँ बाप के स्मृति में अपने घर आऊंगा, अपने गांव आऊंगा, घूमूंगा, 7 दिन रहूंगा, फिर अपने कर्मभूमि जो श्री क्षेत्र धाम है उधर लौट जाऊंगा। तो आज वही दिन है। महाप्रभु अपना महारास, महाप्रभु अपने महावेदी में, अंतर्वेदी जन्मवेदी में अपना महारास आज खत्म कर रहे हैं। महाप्रभु अपना लीला रचा के आज महाप्रभु अपने खुद के घर फिर लौट के रथ पे विराजमान होके, दक्षिणामुखी होके फिर श्री मंदिर वापस जाने वाले हैं। आपको तो पता होगा एक बेटा अपने माँ से कितना अटैच रहता है। जब एक माँ के गोद में आके एक बेटा बैठ जाता है, उसका शरीर, उसका श्रीमुख पे कितना हंस आ जाता है। आप अगर अंदर जाएंगे, आप देखेंगे जब महाप्रभु ये जो आड़प मंडप पे आप दर्शन होती है, महाप्रभु के श्रीमुख में इतना तेज, इतना ज्योति होती है, वो आपको उधर नहीं दिखेगा, इधर दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम जब कर्म भूमि छोड़ के, जैसे हम लोग काम करते हैं, वेकेशन में जाते हैं, अपने खुद के घर जाते हैं या फिर कहीं पे मतलब गांव जाते हैं, तो हमारे चेहरे पे जो हंस जो खिल जाता है, हमारे मुख पे जो दिखता है, वो अपनी खुशी झलकती है, वही आप महाप्रभु के श्रीमुख पे इधर देख पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, महाप्रभु अपने माँ को, अपने जन्म वेदी को छोड़ के जब जाएंगे तो थोड़ी दुख तो उनके मन में जरूर होगी। पहंडी होके इधर आएंगे, आप सब देखेंगे, पहंडी होके थोड़ा उनका मन नहीं करेगा जाने के लिए। थोड़ा बारिश भी करा रहे हैं आज, इसीलिए थोड़ा रुक जाएंगे, थोड़ा फिर देखेंगे जन्म वेदी को। महाराज चाहते हैं इधर महाप्रभु, तो बट सबको तो कर्मभूमि में लौटना पड़ता है। तो महाप्रभु वही थोड़ा भावुक होके, थोड़ा भाव के साथ अपनी माँ के जो गोद में रहे हैं 7 दिन के लिए, उसकी याद लेके फिर अपने कर्मभूमि को लौट जाएंगे। और जाते जाते माँ को तो इधर भेंट के गए, जाते जाते बीच में आती है हमारा मौसी माँ मंदिर, जो पुरी में बोला जाता है अर्ध शोषिनी मंदिर। उधर मौसी माँ जो होते हैं, अपने मौसी माँ के पास
मौसीमा उनके लिए रखती हैं पोड़ पीठा। ओडिया जाति पोड़ पीठा को बहुत पसंद करती है। पोड़ पीठा एक स्पेशल तरीके का एक पीठा होता है। ओडिया में महाप्रभु को बहुत पसंद है और महाप्रभु रास्ते में जाते जाते माँ के पास से गए, रास्ते के बीच में मौसी के घर में रुकेंगे। मौसी के घर में पोड़ पीठा जो समर्पण होगा वो प्रसाद लगेगा, फिर महाप्रभु जाएंगे अपने कर्मवेदी के लिए। और आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। AIADMK महासचिव एडाप्टी पलानस्वामी ने 2024 चुनावों से पहले मकलाई कापोम तमिड़गदाई मेटपोम अभियान का लोगो किया लॉन्च। 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत AIADMK महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी ने शनिवार को अपनी पार्टी के प्रमुख चुनावी अभियान जो कि मक्कलाई कापोम तमिड़गताई पेटुपोम जनता की रक्षा करे तमिलनाडु को पुनः उभारे का आधिकारिक लोगो को जारी किया। इस मौके पर पलानीस्वामी ने कहा कि ये अभियान राज्यों में जल कल्याण सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को समर्पित रहेगा। पार्टी की योजना की इस अभियान के तहत राज्य भर में जनसभाएं और संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों तक पार्टी का संदेश सीधे पहुंचाया जा सके। अगली खबर की तरफ। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए मुरादाबाद पुलिस सतर्क, ब्लैक स्पॉट किए चिन्हित। आगामी 11 जुलाई से श्रावण मास में शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर मुरादाबाद पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए तैयारी तेज कर दी है। पुलिस ने यात्रियों को सड़क दुर्घटनाओं से बचाने के लिए जिले में ब्लैक स्पॉट्स की पहचान कर ली और उन पर विशेष सावधानीपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं। नोडल अधिकारी एवं SP सिटी कुमार रणविजय सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि श्रावण मास में 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। श्रद्धालु मुख्य रूप से हरिद्वार और गढ़मुक्तेश्वर से पवित्र जल लेकर अपने अपने गंतव्यों की ओर जल अभिषेक के लिए निकलेंगे। अधिकांश तैयारियां पूरी कर ली गई है और शेष कार्य भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। देखिए, आगामी श्रावण मास में 11 तारीख से कांवड़ियों की यात्रा प्रारंभ होगी। सभी श्रद्धालु मुख्य रूप से हरिद्वार और जो गढ़मुक्तेश्वर है वहाँ से जल लेंगे और उसके बाद अपने गंतव्य को जाकर वहाँ जलाभिषेक करेंगे। इसके संबंध में जितनी आवश्यक तैयारियां हैं सब पूरी कर ली गई हैं। कुछ तैयारियां हैं जो अभी चल रही हैं। इसमें हम लोगों ने हर प्रयास किया है कि जिससे कांवड़िए श्रद्धालु बड़ी सुगमता के साथ और सकुशल अपने गंतव्य को जाएंगे, रास्ते में कोई कठिनाई ना हो। बेसिकली मुरादाबाद दोनों ही रूट पर, यानी जो हरिद्वार रूट है और गढ़मुक्तेश्वर रूट है, दोनों रूट के बीच में है और यहाँ से आगे कांवड़िया डिफरेंट एरियाज में जाते हैं। कुछ हमारे जनपद के भी कांवड़ वाले हैं। इनमें जितने हमारे गांव के जो जत्थेदार वगैरह जिनके जो कांवड़ लेके जाते हैं, उन सभी जत्थेदारों के साथ मीटिंग की गई है। उनकी समस्याओं का पिछले साल जो उन लोगों ने फेस किया उसके बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट किया। उसके बाद उसके समाधान का प्रयास किया गया। रास्तों को हम लोगों ने रूट भ्रमण किया, सभी अधिकारियों ने देखा रास्ते में कोई परेशानी ना हो, कहीं कोई गड्ढा ना हो, कहीं कोई जलभराव ना हो। इसके लिए संबंधित विभाग से पहले ही हम लोगों ने टाइप करके उसको करा लिया है। बिजली वगैरह की जो व्यवस्था होती है, बिजली व्यवस्था हो इसकी सुनिश्चित कराया गया है। जितने सारे हमारे गाँव रूट से सभी पे हमेशा लाइट रहे, निर्विवाद लाइट रहे, सप्लाई रहे, इसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो सोमवार होते हैं, सोमवार से 3 दिन पहले यानी शुक्रवार की शाम से मूवमेंट शुरू होता है और सोमवार के दोपहर तक ये लगातार लोग कांवड़िया चलते रहते हैं। तो पूरे सावन के महीने में 14, 21, 28 और 4 सोमवार हैं और प्लस 23 तारीख को ये शिवरात्रि है। तो ये 5 ओकेजन्स होंगे हमारा जहां हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोगों ने रास्ते में CCTV कैमरा वगैरह भी लगाए हैं। रास्ते में हमारी ड्रोन की व्यवस्था भी रहेगी। पूरी तरह से डिप्लॉयमेंट है। जहां जहां उनको कोई परेशानी होने की संभावना है उसका भी ध्यान रखा गया है। जो कैंप के ऑर्गेनाइजर्स हैं उन लोगों के साथ मीटिंग की गई। कैंप्स काफ़ी लगेंगे और कैंप्स वाले भी वहाँ व्यवस्था मेडिसिन वगैरह की व्यवस्था भी कराते हैं। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। OBC वर्ग के हक पर डाका डाल रही है बीजेपी। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी का आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र पटवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर OBC वर्ग के अधिकारों के खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया था, लेकिन भाजपा ने सत्ता में आते ही उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। पटवारी ने कहा कि 2019 में हमने OBC वर्ग के लिए 27% आरक्षण का अध्यादेश लाया था। कमलनाथ जी ने कानून बनाया और उसे लागू भी किया। फिर कोरोना आया और भाजपा ने सरकार बना ली। इस बीच OBC छात्रों के अधिकारों की चोरी हुई। ये साफ तौर पर उनके अधिकारों का हनन था। भ्रम फैलाना, नफरत फैलाना, भय का माहौल बनाना और सत्ता पाना,
अद्भुत अकल्पनीय धन का उपयोग करके, और उससे वो लगातार मध्य प्रदेश के सत्ता पे काबिज है। पर दूसरा एक पहलू हमारी सरकार का जो झूठ, जो भय पैदा करने की, नफरत पैदा करने की राजनीति मध्य प्रदेश के भविष्य को खोखला कर रही है। साथियों, और अब आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन का भूमि पूजन किया। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, जिसका नाम त्रिभुवन रखा गया है, उसका भूमि पूजन किया कि विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में नई दिशा प्रदान करेगा। अमित शाह ने कहा कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय सहकारी आंदोलन को मजबूती देगा और सहकारी संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण और शहरी विकास को बढ़ावा देगा। इस पहल से युवाओं को सहकारी क्षेत्र में आधुनिक ज्ञान और कौशल सीखने का अवसर मिलेगा। दान करने हेतु त्रिभुवन दास सहकारी यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करने का ये अमूल्य अवसर अपार प्रसन्नता के साथ ये शुभ कार्य माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने अल्प समय में ही ऐतिहासिक प्रगति हासिल की है। उनके कुशल मार्गदर्शन में मंत्रालय सहकारी समितियों के नीतिगत समर्थन, डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे किसानों, दुग्ध उत्पादकों, कारीगरों, महिला समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लाखों लोगों को सशक्त बनाया जा सके। पैक्स से लेकर एपेक्स तक आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। जिनके संकल्प, वचन और कार्य में एकरूपता है, ऐसे हमारे गुजरात के ही सपूत और राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम ये विचार के साथ निरंतर देश को आगे ले जा रहे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, जिन्होंने संसद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का ये अधिनियम पारित करवाया और आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। इस क्षण के हम सब भी साक्षी बन रहे हैं। गुजरात की आनंद की ये तपोभूमि, ये धन्य धरा, जहां से देश ने सहकारिता की शक्ति को पहचाना और सराहा।
इस पवित्र कार्य में ईश्वर की परम चेतना का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ शुद्ध पवित्र भाव से अंतःकरण पूर्वक ये भूमि पूजन समारोह माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकार दान करने हेतु त्रिभुवन दास सहकारी यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करने का ये अमूल्य अवसर अपार प्रसन्नता के साथ ये शुभ कार्य माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने अल्प समय में ही ऐतिहासिक प्रगति हासिल की है। उनके कुशल मार्गदर्शन में मंत्रालय सहकारी समितियों के नीतिगत समर्थन, डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे किसानों, दुग्ध उत्पादकों, कारीगरों, महिला समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लाखों लोगों को सशक्त बनाया जा सके। पैक्स से लेकर एपेक्स तक आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। जिनके संकल्प, वचन और कार्य में एकरूपता है, ऐसे हमारे गुजरात के ही सपूत और राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम ये विचार के साथ निरंतर देश को आगे ले जा रहे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, जिन्होंने संसद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का ये अधिनियम पारित करवाया और आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। इस क्षण के हम सब भी साक्षी बन रहे हैं। गुजरात की आनंद की ये तपोभूमि, ये धन्य धरा, जहां से देश ने सहकारिता की शक्ति को पहचाना और सराहा। इस पवित्र कार्य में ईश्वर की परम चेतना का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ शुद्ध पवित्र भाव से अंतःकरण पूर्वक ये भूमि पूजन समारोह माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकार दान करने हेतु त्रिभुवन दास सहकारी यूनिवर्सिटी में परिवर्तित करने का ये अमूल्य अवसर अपार प्रसन्नता के साथ ये शुभ कार्य
माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से हो रहा है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सहकार से समृद्धि के विजन के अनुरूप वर्ष 2021 में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई और माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकारिता मंत्रालय ने अल्प समय में ही ऐतिहासिक प्रगति हासिल की है। उनके कुशल मार्गदर्शन में मंत्रालय सहकारी समितियों के नीतिगत समर्थन, डिजिटलीकरण, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे किसानों, दुग्ध उत्पादकों, कारीगरों, महिला समूहों और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लाखों लोगों को सशक्त बनाया जा सके। पैक्स से लेकर एपेक्स तक आमूलचूल परिवर्तन कर रहे हैं हमारे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी। जिनके संकल्प, वचन और कार्य में एकरूपता है, ऐसे हमारे गुजरात के ही सपूत और राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम ये विचार के साथ निरंतर देश को आगे ले जा रहे माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी, जिन्होंने संसद में त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी का ये अधिनियम पारित करवाया और आज इसका भूमि पूजन हो रहा है। इस क्षण के हम सब भी साक्षी बन रहे हैं। गुजरात की आनंद की ये तपोभूमि, ये धन्य धरा, जहां से देश ने सहकारिता की शक्ति को पहचाना और सराहा। इस पवित्र कार्य में ईश्वर की परम चेतना का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। इसी मंगल भावना के साथ शुद्ध पवित्र भाव से अंतःकरण पूर्वक ये भूमि पूजन समारोह माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकार। और अब अगली खबर। बिहार में विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट का सवाल। चुनाव आयोग की जल्दी से संदिग्ध पारदर्शिता जरूरी। बिहार में चल रहे विशेष गहन मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा इतनी जल्दबाजी में यह कदम उठाना कई तरह के संदेह पैदा करता है। सचिन पायलट ने बताया कि विपक्ष के कई दलों की एक टीम चुनाव आयोग से मिली और सवाल किए, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिले। यदि एक भी व्यक्ति को उसके वोट का अधिकार से वंचित किया गया तो ये संविधान की भावना के खिलाफ होगा। वोटर लिस्ट को लेकर काफी विवाद हो रहा है। ये जो पूरा जिस जल्दबाजी में निर्वाचन आयोग ने कदम उठाया है, इससे बड़ा संदेह पैदा होता है और एक विपक्ष की पार्टियों का दल उनसे मिला, सवाल पूछे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं। अब इतना जब कम समय रह गया है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी
कि इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम हाथ में लेने का, और इस ज़माने में और 2003 के बाद शायद हर व्यक्ति को अपने माँ बाप के प्रमाण का पत्र लाना, यह अनिवार्यता जो दिखाई गई है, इससे बहुत सारे लोगों का जो वर्तमान में लिस्ट में है नाम कट सकता है। और लोकतंत्र की ये खूबी है कि हर एक व्यक्ति के एक एक वोट की कीमत होती है। एक भी व्यक्ति अगर वोट से वंचित रहता है तो वो उस भावना के खिलाफ है जो संविधान में लोकतंत्र के माध्यम से हमको दी गई है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो किया है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों करना पड़ा, और बात ये नहीं है कि ये कानून के दायरे में है कि नहीं, बात यह है कि इतने कम समय में संभव है कि 2 महीने में आप 8 करोड़ लोगों की पहचान पत्र लाकर उनका दोबारा नाम डाल सकते हैं। तो कांग्रेस सहित तमाम दलों ने इस पर अपनी बात को रखा है, और मुझे लगता है कि अगर इसमें लोगों को ये आशंका होती है कि उनका नाम कट जाएगा, तो मुझे लगता है इसमें निर्वाचन आयोग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, एक ऐसी प्रणाली आए जो पारदर्शी हो। अगर किसी का नाम कट रहा है, उसको पता पड़े कि भाई मेरा नाम कट रहा है, मुझे क्या सुधार करके अपना नाम वापस डलवाना है। इस पूरी प्रक्रिया को जटिल ना बनाते हुए पारदर्शी तरीके से निर्वाचन आयोग को काम करना है। निर्वाचन आयोग का काम क्या है कि सब लोग अपने मन से, खुले मन से, निष्पक्ष होकर अपना मतदान कर सकें। अब आप उनके मन में भय पैदा कर दो कि हमारा वोट कटेगा और फिर ये कन्फ्यूजन पैदा हो जाए, ये सही नहीं है। तो बिहार और बिहारी को चुना भाई, जब चुनाव वहाँ पे 6 महीने 5 महीने बाद चुनाव है, तो किसी और राज्य में शुरुआत को कर सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मंशा पर संदेह उठ रहा है। और क्योंकि वो एक ऐसी संस्था है जो संवैधानिक संस्था है, तो उनको अपना पक्ष रखना चाहिए ताकि लोगों के मन में 1% भी कोई संकोच या संदेह पैदा ना हो कि हमारा नाम कटेगा या हमको प्रक्रिया से दूर रखा जाएगा। इस प्रकार का माहौल ना बने, ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। ऐसा भर्ती की पेपर लीक को लेकर काफी बवाल हो रहा है। हनुमान बेनीवाल के आवाज खुलवाने को भी बात। इस सरकार की अब क्या बखत रह गई है? मंत्री क्या बोल रहे हैं, दर्जनों साहब विधायक क्या बोल रहे हैं, क्या आश्वासन अध्यक्ष जी ने क्या दिया था, फिर कोर्ट में क्या उन्होंने सरकार ने पक्ष रखा, उसका परिणाम आपने देख लिया। तो सरकार ने 1.5 साल तक लगातार इसको खींचते हुए रखा, कोई निर्णय लिया नहीं, और आपस में भी तालमेल सरकार नहीं बना पाई। उसका परिणाम ये हुआ कि जो बहुत से लोग चाहते थे वो पूरा नहीं कर पाए, और उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने दावे किए थे कि हम इसको करवा के रहेंगे। तो सरकार को निर्णय लेना बहुत पहले चाहिए था और तथ्यों के आधार पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर कोई किसी व्यक्ति को लगता था कि उनके साथ बेइंसाफी हुई है और प्रमाण अगर होते, और प्रमाण अगर हैं, सरकार कार्रवाई करती। तो कोर्ट का निर्णय आ गया है। लेकिन सर, जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ, जो बिजली का कनेक्शन काट दिया गया, सरकारी आवास खाली करने के लिए भी कहा गया है, किस तरीके देखते हैं इस पॉलिटिक्स को? देश में और प्रदेश में ये बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जब सत्ता में आते हैं तो नियम कायदों को ताक पे रखकर मनमानी तरीके से विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम करते हैं। और विपक्ष में जो प्रमुख दल कांग्रेस है, तमाम नेताओं को हमेशा टारगेट किया है। अभी 2 दिन पहले दोबारा सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी का नाम खींचा गया उस केस के अंदर। उस केस में कुछ है ही नहीं, जानबूझ के उसको पब्लिक में छवि खराब करने के लिए कभी ईडी का, कभी सीबीआई का, कभी इनकम टैक्स का उपयोग बीजेपी करती है। और जो उनको छोड़ के अब भाजपा में के साथ आ जाता है, वो बिल्कुल फिर पाक साफ हो जाता है। तो एजेंसी जब तक है, जब तक आप विरोध में हैं, आप वैचारिक विरोध करोगे तो आपको तंग करेंगे, पुलिस भी आएगी, छापे डलेंगे, रेड भी डलेगी। आप उनके पक्ष में आ जाओगे तो सब साफ हो जाता है, सब मामला इधर उधर हो जाता है। तो ये प्रक्रिया, ये कार्रवाई भाजपा करती है, ये दिल्ली भी करती है, जयपुर भी करती है। और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।